जय हिंद दोस्तों। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इसकी दूसरी विशेषता पढ़ी थी हमने कि यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, यानी अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ कर के बनाया गया है भारत का संविधान, और वहाँ से जो अच्छे अच्छे प्रावधान लगे उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसकी तीसरी विशेषता पढ़ी थी हमने कि यह नम्य एवं अनम्य, इसमें जो भारतीय संविधान है इसमें नम्यता और अनम्यता दोनों का गुण विद्यमान है, यानी यह कठोर भी है और लचीला भी है। और इसकी चौथी विशेषता पढ़ी थी हमने कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। और इसकी पांचवी व्यवस्था पढ़ी थी हमने कि सरकार का संसदीय स्वरूप है। ठीक है, संविधान में सरकार का संसदीय रूप है जो इंग्लैंड के संविधान से संबंधित है। और इसकी छठी विशेषता पढ़ी थी हमने संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। सातवीं पढ़ी थी इसकी एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है संविधान के अंतर्गत। आठवीं इसमें मौलिक अधिकार हैं। नौवीं पढ़ी थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इसमें, या नीति निर्देशक तत्व। फिर मिनर्वा मिल्स 1980 मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य इसमें एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का गठन करता है ये। 12वीं पढ़ी थी सार्वभौम वयस्क मताधिकार है भारत में। स्वतंत्र निकाय का प्रावधान है इसमें। आपातकालीन प्रावधान भी हैं 356, 352, 356, 360 के तहत। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत हो गया। और त्रिस्तरीय सरकार भी है जो 73वें और 74वें संविधान के द्वारा जोड़ी गई। सहकारी समितियों का प्रावधान भी है भारत में जो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9B में जोड़ी गई। और अब इसकी आलोचनाओं में पढ़ा था हमने कि उधार का संविधान है। आलोचकों के अनुसार जो हमारा संविधान बना है वो उधार का संविधान है। और इसकी आलोचना पड़ी थी कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, जैसे कि 70-75% के करीब ये संविधान जो 1935 से लिया गया है। तो आलोचकों के अनुसार उन्होंने इसी वजह से कहा कि ये 1935 की कार्बन कॉपी है। और गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी है ये संविधान। और गांधीवाद से दूर है संविधान। उनका कहना था कि गांधी जी जो थे ऐसा संविधान कभी नहीं चाहते थे जो अब संविधान भारत का बना है। इसका महाकाय आकार है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, तो इस वजह से कहा उन्होंने कि इसका महाकाय आकार है, जिसमें 395 से अधिक अनुच्छेद और 22 भाग, और उस टाइम 8 अनुसूचियां थीं लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। और वकीलों के लिए इसे स्वर्ग कहा था क्योंकि आइवर जेनिंग्स हुए थे, उनके अनुसार इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया। और ये प्रमुख संविधान के भाग देखे थे हमने टोटली 22। तो अब जहाँ से हमने छोड़ा था इसमें अब वहाँ से पढ़ने वाले हैं। प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद देखेंगे जो ये अनुसूचियाँ हैं भारत संविधान में 12 टोटल, ये देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग देशों से जो संविधान में प्रावधान लिए गए हैं, अलग अलग देशों से क्या क्या लिया गया है। तो ये 3 टॉपिक इसमें देखने वाले हैं। तो मेरे साथ क्लास में एंड तक बने रहिए। जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा इस तीनों टॉपिक को कंप्लीट करने की। और संविधान का समझ लो क्वेश्चन जो संविधान में बनता है तो अधिकतर इस 3 टॉपिक से ही बनता है, तो निचोड़ सा समझ लो इसे। अब इसमें देखो पहला अनुच्छेद है संविधान का, जैसे इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 1, इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, या फिर ऐसे समझ सकते हो इसे इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। और संघ के अंतर्गत भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित भूभाग और क्षेत्र ये सभी संघ के अंतर्गत आएंगे। और आपने अनुसूची 1 में पढ़ा होगा कि उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। और अब ये आगे देखो आर्टिकल 3,
आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं हम आर्टिकल 3 के द्वारा, या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के नवीन राज्यों का जन्म या उनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। और इसे अच्छे से समझो कि अनुच्छेद 3 को जो प्रभावित करने वाली विधि का निर्माण किया जाएगा, यानी अनुच्छेद 3 को जो प्रभावित करने वाली विधि का निर्माण किया जाएगा तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति को देनी होगी पहले, यानी विधेयक इससे संबंधित जो विधेयक पेश किया जाएगा उसको पहले स्वीकृति राष्ट्रपति की मिलनी जरूरी है। ठीक है, या फिर ऐसे और डिटेल में समझ लो कि अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाली विधि का निर्माण राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जाएगा। आगे फिर आर्टिकल 13 है इसमें कि मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का प्रावधान आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। ये महत्वपूर्ण समाचार है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 13, इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हो आप कि जैसे आर्टिकल 13 में दिया हुआ है मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का, ठीक है, ये प्रावधान दिया गया है। इसे ऐसे समझ लो कि मौलिक अधिकारों से जो असंगत विधियों का निर्माण किया जाएगा उन्हें शून्य समझा जाएगा, और इसलिए इसे आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। सुरक्षा कवच किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो याद रखना आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों से विसंगत विधियों को शून्य कर सकता है, यानी जो मौलिक अधिकारों को जो विधियाँ यानी मौलिक अधिकारों का जो विधियाँ हनन करेंगी उन विधियों को न्यायालय शून्य कर सकता है और उनका न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो है किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट बताइए किस आर्टिकल के तहत जारी करता है। आप ये तो हो गया आर्टिकल 13। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 13 फर्स्ट के बारे में, तो 13 फर्स्ट के बारे में बता दूं कि संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित प्रावधान किया गया है इसमें कि जब संविधान लागू होने से पहले जो विधियां थीं उनको शून्य माना जाएगा। यानी इसमें आर्टिकल 13(1) में प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने से पहले लागू विधियों को शून्य मान लिया जाएगा यदि वे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो, यानी संविधान से पहले ऐसी कोई विधि बनी हो जो अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसे शून्य माना जाएगा। और आर्टिकल 13(2) में दिया गया कि संविधानोत्तर विधियों के बारे में, यानी भारत के संविधान के लागू होने के बाद राज्य के द्वारा ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। आर्टिकल 13 फर्स्ट और 13 सेकंड में कितना अंतर है समझना कि जो 13 फर्स्ट तो कहता है संविधान से पूर्व की विधियों के बारे में, अगर वो हनन करती हैं तो उन्हें शून्य माना जाएगा, और 13(2) कहता है कि संविधान के निर्माण के बाद ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, याद रखना। अब आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समानता के बारे में बता दूं। आर्टिकल जो 14 है यह कहता है कि चाहे कोई भारत का नागरिक हो या ना हो उसे संविधान की नज़र में समान समझा जाएगा, यानी आर्टिकल 14 के अनुसार सभी के लिए समानता है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। लेकिन इसका एक अपवाद है, आर्टिकल 361 में दिया हुआ है अपवाद, और अपवाद इस 361 में दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं को संरक्षण है, यानी 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण है, इन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। और आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों को भी कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है, याद रखना संसद के सदस्यों को कुछ संरक्षण 105 के तहत और राष्ट्रपति और राज्यपाल को 361 के तहत दिए गए। और 194 आर्टिकल और है, 194 के तहत विधानमंडलों के सदस्यों को दिए गए कुछ विशेष परिस्थितियों में संरक्षण, ठीक है। 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति,
105 सांसदों को और 194 विधायकों को विधानमंडलों में। ठीक है, याद रखना इसमें। अब देखो आर्टिकल 16 है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और आर्टिकल 16 के बारे में बता दूं, ये ओनली भारतीय नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। याद रखना, इसमें लोक नियोजन के अवसर में समानता है, केवल भारतीयों के लिए है ये। ठीक है, और राज्य चाहे तो रोजगार के अवसरों में विशेष प्रावधान कर सकता है, ये 16(3) में कहा गया है। ठीक है, 16(3) में राज्य के ऊपर दिया गया है कि राज्य चाहे तो रोजगार के अवसर में विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे आपने आर्टिकल 371(ई) के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल 371(ई), इसके तहत आंध्र प्रदेश राज्य में रोजगार के विशेष अवसर दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 371(ई) है, जैसे 371 के बारे में जो 10 प्रावधान है ABCD उस हिसाब से, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लो, पूछा जाता है, वो अलग अलग छूट दी हुई हैं उसमें। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत से संबंधित है आर्टिकल 17, तो ये अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, याद रखना। और 1995 इसमें बता दूं, और आपको 1995 नहीं, 1955 का लोक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत अस्पृश्यता के व्यवहार के लिए दंड का प्रावधान किया गया था। जैसे देखा होगा, मंदिर में प्रवेश से रोकना, पूजा पाठ से रोकना, जैसे केरल में बहुत लफड़े होते थे, तो उस हिसाब से ये छुआछूत से संबंधित प्रावधान किया गया है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 19 के बारे में देखो। 19 से पहले आपको बता दूं कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत था, यानी आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित था। अब देखो आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है आर्टिकल 19 में। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता, के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। जिसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है, नवीन जिंदल बना भारत संघ मामले में आया था ये मामला। ठीक है, इसमें दिया गया था राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। और विदेश भ्रमण करने का अधिकार, शांत रहने का अधिकार, विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता, ये इसी के अंतर्गत हैं। कहीं भी बसने का अधिकार, रहने का अधिकार, जो अभी जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद ये हो गया 2019 से। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद भी हैं, जैसे न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हो आप, उसके तहत आर्टिकल 29 के तहत सुप्रीम कोर्ट दंड का प्रावधान कर सकता है, और वो जो उच्च न्यायालय है वो 215 के तहत कर सकता है दंड। ठीक है, और 19(3) है इसका आर्टिकल का, मानहानि से संबंधित है आर्टिकल 19(3), याद रखना, इन्हें अच्छे से याद कर लो। अब है आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है, आर्टिकल 21। इसको ये पूछा जाता है, अच्छे से याद करना है इसे, आर्टिकल 21 के बारे में, कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के बारे में बता दूं कि आर्टिकल 21 के तहत ही जो निजता का अधिकार है उसका, वो भी इसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21 के। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी प्रावधान इसी में है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बताना चाहूँगा इसमें, कि आर्टिकल 358 के तहत प्रावधान किया गया है कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले आर्टिकल 19 को ही निरस्त किया जाता है। याद रखना, जब वो जो आपातकाल लगता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसकी स्थिति, राष्ट्रपति शासन नहीं, वो राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे 352 के तहत और 360 के तहत अगर वो लगता है, तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को निरस्त किया जाता है। ठीक है, याद रखना। यानी इसे और अच्छे से समझो कि आर्टिकल 358 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की वो आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 19 को निरस्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी इसे ऐसे समझ सकते हो राष्ट्रपति शासन के तहत। और 359 में यह प्रावधान किया गया है कि 20 और 21 को छोड़ करके सभी अनुच्छेद निरस्त हो जाएंगे, यानी वो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के दौरान ये 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी निरस्त हो जाएंगे। और अब देखो आगे 21 का, आर्टिकल 21 का प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसमें प्रावधान है शिक्षा का अधिकार, और ये मूल अधिकार बना दिया है आर्टिकल 21 का, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
जोड़ा गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का या 21A को जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान माता पिता और अभिभावक के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य बना दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 21 का के द्वारा। और 22 में दिया था गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब आगे देखो 25 और 23-24 के बारे में और बता दूं, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं 23 और 24। अब आर्टिकल 25 है अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 25 से संबंधित है। आर्टिकल 30 में दिया हुआ है कि शिक्षा की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है, यानी अल्पसंख्यक चाहें तो अपने शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था कर सकते हैं। ओनली ये अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया हुआ है। और महत्वपूर्ण पॉइंट और बता देता हूँ, इंडिया में सिवाय हिंदू धर्म के सभी अल्पसंख्यक हैं। याद रखना, वैसे तो इस टाइम मुस्लिमों को देखा जाए तो बहुसंख्यक हैं, लेकिन अभी भी संविधान में सिवाय हिंदू धर्म के सभी धर्म अल्पसंख्यक के तहत आते हैं। ठीक है, याद रखना। 31 का इसको निरस्त कर दिया गया है। 31 को निरस्त, या फिर ऐसे कहें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसे पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। अब आर्टिकल 32 देखो, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आर्टिकल 32 और इसमें मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रेट सहित उपचार हैं इसमें। ठीक है, तो वो भीमराव अंबेडकर जो हुए थे, उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। याद रखना इसके बारे में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 38 को देखो, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी ऐसे कह सकते हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएगा। ऐसे आसानी से याद हो सकता है आपको कि राज्य का कर्तव्य होगा, आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य का कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। आर्टिकल 40 याद रखना, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का उल्लेख है आर्टिकल 40 में। और राज्य का इसमें और आसानी से समझ लो कि प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज्य का प्रावधान है, ये किया गया है। और ये महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित है। जो आर्टिकल 40 है, पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित है, आर्टिकल 40। और इसी वजह से 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी की जयंती पर हुआ था पंचायती राज्यों का गठन। ठीक है, याद रखना। अब आर्टिकल 44 के बारे में देखो, ये नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 44 यानी कॉमन सिविल कोड का प्रावधान करता है आर्टिकल 44। 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है, ये मौलिक अधिकार भी है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क नहीं, इसमें तो 6 वर्ष से कम है, मौलिक अधिकारों में है 6 से 14। याद रखना, 6 से 14 तो मौलिक अधिकारों में और 6 वर्ष से कम है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, याद रखना इसे अच्छे से। आगे देखो, आर्टिकल 46 है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान करेगा। राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान करेगा। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 46 में। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक अधिकार एवं शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 50 के बारे में देखो कि कार्यालय से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी आर्टिकल जो 50 प्रावधान करता है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। ठीक है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, या फिर राज्य का कर्तव्य है कि वह आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए राज्य की सुरक्षा को कायम रखेगा। और 51 का में
मौलिक मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, जिन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जिस टाइम जोड़े गए थे उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य थे और एक 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, याद रखना। और जो मूल संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्तियों के बारे में दिया हुआ है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति हैं, और इसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड से लेकर के सभी को क्षमा कर सकता है, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान या अध्यक्ष या मुखिया कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री होगा, याद रखना। आर्टिकल 78 को देख लो कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में आर्टिकल 78 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित जो जानकारियाँ देनी हैं उसके मतलब प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे, वो 78 में है। और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में, और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे बजट के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो संविधान में बजट का तो कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से उल्लेख है 112 में। आर्टिकल 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, यानी राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है जब सदन नहीं चल रहा हो तो। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी 143 के तहत राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है, याद रखना। इसमें 1973-74 से पहले का अगर कोई प्रावधान है उस पर राष्ट्रपति ने कोई सलाह मांगी है, ठीक है, तो उसके लिए सलाह देना न्यायालय निश्चित है, जरूरी है, मतलब निश्चित देगा, अनिवार्य सलाह देना। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 155। 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है, यानी आर्टिकल 161 में जो राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति 72 के तहत क्षमादान दे सकता था और राज्यपाल के लिए 161 में ये प्रावधान किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में कि राष्ट्रपति तो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है, याद रखना। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे, आर्टिकल 167 के तहत। और प्रधानमंत्री के आर्टिकल 78 के तहत हैं कर्तव्य, और इसके 167 के तहत हैं। 169 राज्यों में विधान परिषद का उत्पादन या सृजन, 167 में राज्यों में विधान परिषद होगी। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 213 के तहत ही राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और 113 के तहत करता है राष्ट्रपति। 226 इसके तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, और 32 के तहत करता है सर्वोच्च न्यायालय, और 226 के तहत करता है उच्च न्यायालय, याद रखना। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। 239 जैसे भाग 8 के बारे में पढ़ा होगा, संघ शासित क्षेत्र से संबंधित है 239 से 241 तक, तो ये दिल्ली से संबंधित है। और कोई बता सकता है कि दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? और ये राजधानी क्षेत्र दर्जे के मतलब जो ये गठन का दर्जा दिया गया था, इसका उल्लेख है आर्टिकल 239A में, याद रखना। और ये 69वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 69वें संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति के
लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, यानी इन्हें ऐसे कह सकते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है। ये आर्टिकल 262 में इसका प्रावधान है। अब कोई बता सकता है मुझे कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय ये दो वर्ड हैं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय। तो बता दूं अंतर्राज्यीय जो होता है इसका तो मतलब होता है एक राज्य के ही भीतर अंतरा, और अंतर्राज्यीय दो राज्य या दो राज्यों से अधिक के बीच जो विवाद हो। और बताओ अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय विवाद अधिनियम जो था वो कब आया था? तो बता दूं ये 1956 अधिनियम बना था, ये 1956 में। ठीक है, याद रखना। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है इसमें। और 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण न किया जाना। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यानी जो राज्यों को कुछ राज्य ऐसे हैं जिसको अनुदान मिलता है संघ से, उसका प्रावधान है। 280 में वित्त आयोग पूछा जाता है कि वित्त आयोग का प्रावधान किस में है। इसमें बता दूं आपको कि केंद्र के लिए वित्त आयोग 280 में और राज्य के लिए 243 आई में। 243 आई में, याद रखना, राज्यों के लिए 243 आई। और 300 वाद और कार्यवाही का, जैसे 300 का में आर्टिकल 300 ए या 300 का में संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, जो 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, याद रखना। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना। और 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। 312 में, ठीक है, भाग 14 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाओं का, यानी भाग 14 के बारे में पढ़ा होगा, उसका टाइटल है या शीर्षक है कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 उसी के अंतर्गत हैं ये दोनों, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाएं। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 323 का प्राधिकरण प्रशासनिक अधिकरण। 323 का और 323 का इसमें प्रावधान है अधिकरणों का। 324 में निर्वाचन आयोग। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 330 में, जैसे 330 में बता दूं, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है 330 में। और 331 में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दिया गया था पहले, लेकिन उसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, 330 में दिया गया लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण। और 31 को निरस्त कर दिया गया जो आंग्ल भारतीय को था। 332 में राज्य की विधानसभा में SC और ST को। 333 में वही एक आंग्ल भारतीय राज्य की विधानसभा में, जिस उसको भी उसे समाप्त नहीं किया शायद। और 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों में दावे। 352 आपात उपबंध। 356 में हो गया, 352 में तो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। 360 में 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 में संविधान संशोधन। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित, जिसे निरस्त कर दिया गया। अब ये अनुसूचियों के बारे में देखो कि पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक, और दूसरा है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं, यानी 28 राज्य 8 UT ये सभी पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के विषय में दिया हुआ है दूसरी अनुसूची में, जैसे राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, ये सभी न्यायाधीश, ये सभी महालेखा परीक्षक
और आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ कि जो महान्यायवादी और महाधिवक्ता होते हैं उसका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बाकी सभी का संसद करती है। ठीक है, याद रखना। और जो इन्हें दिया जाता है ना उसे वेतन नहीं कहते, उसे रिटेनर कहते हैं। और एक और पॉइंट याद रख लो कि भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की ये उपलब्धियाँ हैं, याद रखना। जो ये वेतन और ये जो मिलते हैं इन्हें, ये उपलब्धियाँ हैं, इसकी तहत ये उपलब्धियाँ गिनी जाती हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। आगे तीसरी अनुसूची में देखो, इसमें दिया हुआ है शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में जो पदाधिकारी शपथ लेते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का इसमें शामिल नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि उनके लिए अलग आर्टिकल हैं। और इसमें जो शपथ लेते हैं संघ के मंत्री, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, ये सभी इसमें वेतन वो लेते हैं शपथ। ठीक है। चौथी अनुसूची के बारे में बता दूं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। और ये जो आवंटन किया जाता है ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, याद रखना। अब अनुसूची आगे पाँचवीं, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। जो पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन के विषय में प्रबंध करती है। और छठी अनुसूची के तहत जो 4 प्रमुख राज्य हैं उसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इसमें छठी अनुसूची में। जैसे ये 4 राज्य हैं आपके सामने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके लिए विशेष प्रावधान है। 7वीं में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इसका प्रावधान है। जैसे संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन अब 98 या फिर 100 मान लो, 100 के आसपास हैं, लेकिन लिखे 97 ही जाते हैं। और राज्य सूची में उस टाइम थे 66 विषय, लेकिन 5 विषय समवर्ती सूची में चले गए थे, तो उस वजह से 66 की जगह इसमें अब 61 गिने जाते हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 गिने जाते हैं। जैसे 5 जुड़ गए थे ना, उस हिसाब से जो 5 विषय जुड़े थे समवर्ती सूची में राज्य सूची से निकाले गए थे, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े थे। ठीक है, बता दूं। और वो जो 5 विषय थे उसमें पहला था फॉरेस्ट, दूसरा था एजुकेशन, तीसरा था माप और तोल, चौथा वन्यजीव संरक्षण, छठवां था जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। याद रखना, फॉरेस्ट, एजुकेशन, माप और तोल, वन्यजीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये 5 विषय समवर्ती सूची में 42वें संविधान के द्वारा जोड़े गए संविधान संशोधन के। 8वीं सूची भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन हुए थे। जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो उसके द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। इस वजह से सिंधी भाषा संविधान की 15वीं भाषा बनी 8वीं अनुसूची की। उसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, उसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना। और ये जो 9वीं अनुसूची है, पहले संविधान की वो जो थी ना न्यायिक समीक्षा, उससे बाहर थी। लेकिन इसमें बता दूं कि 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया था कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद जो विषय डाले जाएंगे उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1975 के जो विषय 9वीं अनुसूची में होंगे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, याद रखना।
आगे फिर 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें दल बदल को प्रतिबंधित किया गया, यानी दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में किए गए। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों का प्रावधान किया गया और यह पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया, जिसमें कुल 18 विषयों का प्रावधान किया गया और यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अब ये लास्ट पॉइंट देख लो, इसमें महत्वपूर्ण है कि कहाँ कहाँ से संविधान में क्या क्या लिया गया। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 का है, तो इसके तहत क्या क्या लिया गया संविधान में, इसमें दोबारा देखो अच्छे से कि भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण लिए गए। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सभी संविधान में प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। एकल नागरिकता महत्वपूर्ण है, विधि का शासन या फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी वहाँ से लिए गए। और संसदीय प्रणाली याद रखना। अब संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है ये। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से लिए गए, याद रखना। मौलिक अधिकार लिए गए यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रस्तावना का विचार भी लिया गया उसी से, अमेरिका से, याद रखना। और न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, ये सभी अमेरिका से। और आयरलैंड के से देखो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार तो यूएसए से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का पद तो लिया गया यूएसए से, लेकिन उसके निर्वाचन की पद्धति ली गई आयरलैंड से, ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी निर्वाचन करना, ये अमेरिका से ही लिया गया, लेकिन उसकी पद्धति आयरलैंड से, याद रखना। कनाडा का संविधान, यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संगम के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, याद रखना, संयुक्त बैठक। और जो प्रमुख सूचियों, समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो शब्द लिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी प्रस्तावना में न्याय, जो 3 प्रकार का न्याय लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व रूस से, और मूल कर्तव्य भी। फ्रांस के अधिकार से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, याद रखना। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया था ये आयरलैंड से। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों आज की क्लास में ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, संविधान की विशेषता प्रमुख, ठीक है, याद रखना। अब चैप्टर 4 आगे स्टार्ट करेंगे। तो बताओ क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर करो, अगर अच्छी लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली क्लास में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, तब तक बाय।